दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे देश में सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए जो पेंशन व्यवस्था है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष हो गए। इस अवधि में हमारे देश में ने हर क्षेत्र में प्रगति की। उद्योग धंधे, स्वास्थ्य सेवा, यातायात के साधन, रेलवे, हवाई मार्ग, जल मार्ग इत्यादि, शिक्षा व्यवस्था, शहर सुधार, सुरक्षा इत्यादि इत्यादि। इतना सब होते हुए भी आज हमारा देश दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान रखता है। फिर भी आज तक यहाँ के नागरिकों को निवृत्ति के बाद, विशेषकर निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले और असंगठित क्षेत्र और स्वयं रोजगार में जो लगे हैं, उनके लिए आज तक आने वाली सरकारें, जिसमें आते हैं जो लोग हैं, उनमें आते हैं मजदूर, दुकानदार, भाजी फल विक्रेता, छोटे होटल चलाने वाले। इन लोगों के लिए आज तक के आने वाली सरकारों ने कोई भी आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन जैसी व्यवस्था आज तक नहीं की है। व्यापक प्रबंध किसी भी सरकार ने नहीं किया है। कुछ प्रयत्न जरूर किए गए, लेकिन जितनी सुविधाएं और सुरक्षा नेताओं ने अपने लिए की, उसका एक सूक्ष्म अंश भी जनता के लिए किसी भी सरकार ने नहीं किया। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा अमीर कोई वर्ग है तो वो राजनीतिक नेता है। सबसे दुखद बात यह है कि समझ में नहीं आता कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। ये सबसे दुखद बात है। एक राजनीतिक पार्टी अपनी विरोधी पार्टी के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, उन पर मुकदमे चलाती है, यहाँ तक कि उनको जेल में भी डालती है, और बाद में उन्हीं के साथ सरकार बनाकर बैठ जाती है। और जनता बेचारी मूक दर्शक बने रहकर यह सब देखती रहती है, वो कुछ नहीं कर सकती। यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो नेता होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी देश में छवि आदर्श बनानी चाहिए और लोगों को ऐसा मार्गदर्शन करें जो दवा का काम करे, ना कि दारू का। खैर, हमारा मुख्य मुद्दा सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा है। आज़ादी को 75 वर्ष के बाद भी देश के 10% लोग ही हैं जो सरकारी नौकरियों में लगे, उन्हें ही जीवन निर्वाह हो सके ऐसी पेंशन मिलती है। और आगे सरकार ने भी पेंशन बंद कर दी है, लेकिन फिर भी सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार सारी सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने वालों का पूरी तरह से शोषण किया जाता है। और ज़्यादातर निजी क्षेत्रों के संस्थानों में मालिक अमीर होते हैं और काम करने वाले गरीब, और यदि वे कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनको सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे निजी संस्थानों पर सरकार ने कड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि लोगों पर अन्याय ना हो। इनकी अमीरी का स्तर इतना ऊंचा है कि आपको जानकर हैरानी होगी, और ये सब समाचार पत्रों में आता रहता है। पिछले दिनों एक समाचार पत्र में छपा था कि किसी उद्योगपति की लड़की की संपत्ति इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से भी ज़्यादा है। क्या ये पैसा इनका घर का है? ये जो अमीरी है, ये कोई पैदाइशी अमीर नहीं है। कोई भी माँ के पेट से धन दौलत लेकर पैदा नहीं होता। फिर इतना पैसा कहाँ से आया? कोई भी उद्योगपति उन्नति करने के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल करता है। वो फिर बैंक से लोन
लोन ले, ऋण ले अथवा शेयर मार्केट से लिया हुआ हो सकता है। इस पैसे से और लोगों की मेहनत से जो नफ़ा होता है उसका एक बहुत बड़ा भाग कानूनी दाव पेचों की मदद से वो अपने नाम कर लेता है, जबकि असलियत में वो भी उद्योगों का एक नौकर ही होता है और जनता बेचारी गरीब बनी रहती है। चलिए अपने मुख्य विषय की ओर आते हैं और वो है सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा, जिसे हम निवृत्ति वेतन अथवा पेंशन के नाम से जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि सरकार ने आज तक कौन कौन सी पेंशन का प्रावधान किया है। तो क्रमांक 1 पर सबसे जो अच्छी पेंशन योजना है जो सरकार द्वारा हमारे देश में चलाई जाती है वो है सरकारी पेंशन। ये एक कल्याणकारी योजना है जो सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। यह एक सबसे अच्छी पेंशन योजना है और महंगाई दर से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे ये पेंशन बढ़ती है। जैसा कि हम देखते हैं हर तीन महीने बाद इनका जो महंगाई भत्ता है, जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, डीए कहते हैं, ये इनका रिवाइज होता है और बढ़ता रहता है। इसमें एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि महंगाई कम होती है तो वो भत्ता कम नहीं होता है, भत्ता बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होता भले ही महंगाई कम हुई हो। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को भी बंद कर दिया है, लेकिन नेताओं की पेंशन, भारी भरकम पेंशन बदस्तूर चालू है। दूसरी जो पेंशन योजना सरकार ने चलाई है, निजी क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन योजना है। इसमें सरकार कुछ योजनाएं चलाती है पर उदर निर्वाह के लायक ये काफ़ी नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ी योजना जो सरकार पेंशन की चलाती है वो है EPF 95, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम 95। ये जो स्कीम है सरकार का एक विभाग है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थान निजी क्षेत्र के में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये योजना चलाती है। ये संस्था उन कर्मचारियों से भविष्य निधि के खाते में उनके वेतन का कुछ अंश लेती है और उतना ही संभाग संस्थान का जो संस्थान होता है या अथवा जो उसका मालिक होता है उसको भी इनके खाते में डालना पड़ता है। और ये जो पैसा है आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता रहता है और इसमें से कुछ अंश पेंशन में फंड में जाता है और इस पर सरकार हर साल ब्याज देती है, चक्रवृद्धि ब्याज देती है और ये ब्याज साल भर बाद इसका रिवाइज किया जाता है और इसमें सरकार अच्छा ही ब्याज देती है। ये एक अच्छी बात है सरकार की कि इसमें कर्मचारी को सरकार अच्छा ब्याज देने की कोशिश करती है। और ये जो पैसा आपका, जैसे आपने पूरे 60 साल नौकरी की तो ये जो प्रोविडेंट फंड आपका जमा होता है ये आपकी, जैसे आप रिटायर होते हैं तो आजकल तो इतना अच्छा हो गया है कि 2-3 दिन के अंदर ही इसका कुछ मर्यादा है कि दो महीने बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नियम है। लेकिन वो 2 महीने के बाद जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके 2-3 दिन के अंदर ही आपका पैसा आपके बैंक के खाते में आ जाता है। तो ये एक अच्छा सुधार सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ तक बात ठीक बनती है, लेकिन आगे जो है वो बात समझ में नहीं आती और वो ठीक नहीं है कि ये पेंशन योजना 1995 में सरकार ने चालू की, इसीलिए इसको EPF 95 का नाम दिया गया। अब इस योजना को चलते चलते 30 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज जो इस योजना के अंतर्गत रिटायर हुए उनको अत्यल्प पेंशन मिलती है जो कि 1000 से 2000 रुपये तक रहती है। इसमें क्या खर्चा चल सकता है आदमी का। ये बात बहुत दुखद है और एक बहुत बड़ा कोष, बहुत बड़ा फंड इन लोगों का
हम जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर हैं उनका सरकार के पास रहता है, लेकिन फिर भी सरकार एक भी रुपया सरकार ने 30 सालों में बढ़ाया नहीं है। शायद ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब पेंशन स्कीम होगी जिसमें एक पेंशनर मर जाए फिर भी उसकी पेंशन बढ़ती नहीं है। तो इसमें सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और जो सीनियर सिटीजन्स इसमें जो रिटायर हुए इस योजना के अंतर्गत उनको इसमें थोड़ा सा रिलीफ देकर उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए। अब ये जो है, लेकिन फिर भी जो भी आज हमारे युवक इस योजना में हैं और जो प्रोविडेंट फंड जिनका कटता है उनको यही सलाह रहेगी कि वो इसको बंद ना करें और अपना प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन चालू रहे, ऐसा ही प्रयत्न करें, क्योंकि इसमें सुधार आज नहीं तो आगे होंगे और कुछ सुधार इसमें हुए भी हैं। तो आगे आप 60 साल के बाद जब रिटायर होंगे तो आपको शायद एक अच्छी खासी पेंशन मिल सके। इसलिए युवा वर्ग को ये सलाह रहेगी कि वो कदापि इस पेंशन को डिसकंटिन्यू न करें, अपना प्रोविडेंट फंड भरते रहें और इस पेंशन की स्कीम में बने रहें। अब इसके बाद सरकार ने कुछ कदम और अच्छे उठाए हैं। अब जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे दुकानदार है, मजदूर है, किसी का कोई होटल चलाता है, कोई दर्जी है, कोई फल भाजी बेचता है, ऐसा जो वर्ग है, और इसमें जो निजी क्षेत्र का के लोग हैं जिनको कोई भी पेंशन स्कीम नहीं है अच्छी, जो अच्छा निर्वाह हो सके जिससे उनका, तो वो इस योजना को किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर इस योजना में अपना नाम लिखा सकते हैं, इसके सभासद बन सकते हैं। और ये इसमें एक ही है कि जो आयकर दाता होगा, जिसका इनकम टैक्स कटता होगा, वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकता है। और इसकी जो शामिल होने की उम्र है वो 18 से 40 वर्ष की है और 60 वर्ष तक आपको पैसे भरने रहते हैं। और 60 साल के बाद सरकार ने इसमें 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन का प्रावधान रखा है। और जैसी आपकी पेंशन होगी उसी के हिसाब से आपको अंशदान करना पड़ता है। लेकिन इसमें यह है कि आप जितनी जल्दी इसमें शामिल होंगे, जैसे आप 18 से ही शामिल हो जाते हैं तो आपका अंशदान कम आता है, लेकिन अगर आप 40 पे होते हैं तो आपको अंशदान ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए आपका फ़ायदा है कि आप जल्दी से जल्दी इस योजना में अपना नाम लिखा लें और इसका फ़ायदा लें। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में एक श्रमजीवी योजना भी सरकार लाई थी, जिसमें कुछ नॉमिनल 100 रुपये का कुछ भरना पड़ता था हर महीने, और ये 60 साल तक भरने के बाद 3000 रुपये की पेंशन सरकार ने जिसकी घोषणा की थी। इसके बारे में भी आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या सरकार के किसी अन्य विभाग में जाकर पता करें। और ये योजना भी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार ने एक पहल की थी, तो ये योजना है। लेकिन फिर भी यही है कि ये योजना बहुत, इनसे भी इतना नहीं होता है कि आपका जीवन पूरी तरह से निर्वाह हो सके, लेकिन चलिए कुछ तो है। तो ये योजना है। उसके बाद इन योजनाओं के अतिरिक्त कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो आपको मासिक उत्पन्न प्रदान करती हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम। ये योजना ऐसी है कि यदि आप इसमें पैसा रखते हैं, और आज की डेट में शायद 15 लाख तक आप रख सकते हैं इसमें, तो इसमें आपको मंथली ब्याज पोस्ट ऑफिस देता है, जो आपकी एक तरह से पेंशन हो जाती है। ये आपके पैसे पे ही आप अपनी पेंशन लगा सकते हैं। इसके बाद
और योजनाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए भी योजनाएं हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो 5 साल की योजना होती है, उसमें 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलता है। तो ये योजनाएं भी ऐसे लोगों के लिए मददगार सिद्ध होती हैं जिनको कोई भी पेंशन सरकार देती नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन योजनाओं को और अधिक अच्छा से अच्छा बनाया जाए और इसमें लोगों को अच्छा ब्याज दर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक और योजना थी जो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी योजना थी, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे जब उन्होंने नोटबंदी की थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये योजना एक बहुत अच्छी योजना थी जो कि जिसका की अवधि 10 वर्ष तक था और इसमें 15 लाख तक का निवेश, पहले 7.5 का था निवेश, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया था और वो निवेश इसमें था। लेकिन और इसमें 8.2 का % से ब्याज मिलता था और ये आप मंथली 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या वार्षिक ले सकते थे। ये एक बहुत अच्छी योजना थी क्योंकि एक लंबी अवधि की थी, तो ऐसे लोग जिनको कोई पेंशन नहीं थी वो 10 साल तक इसमें शामिल होकर निश्चिंत रह सकते थे। लेकिन ये फिर एक दुखद बात है कि इस योजना को भी सरकार ने बंद कर दिया और सरकार ने इसको बंद कर दिया। ये बात गलत थी सरकार की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके अलावा तो ये इन योजनाओं के बारे में हमने जाना और योजनाओं के बारे में हम आगे जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।